गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने ऑक्टेट रूल यानी अष्टक का जो नियम होता है उसमें आने वाले अपवादों को दूर करते हुए कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि उप सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ा था। इसके बाद आपको लुईस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर यानी कि लुईस की इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे की जाती है, कैसे बनाई जाती है, ये चीज़ें सभी तरह के उत्पाद या जो कंपाउंड होते हैं, हमारे जो यौगिक होते हैं, उनका एक एक उदाहरण लेकर आपको बताई गई थी, जिसमें आपने सबसे पहले आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल पढ़ा था यानी कि आयनिक बंधों का उदाहरण पढ़ा था। इसके बाद आपने कोवेलेंट बॉन्ड का पढ़ा था यानी कि सहसंयोजी बंध का पढ़ा था आपने उदाहरण। देन इसके बाद आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड दोनों का मिक्सचर पढ़ा था, मतलब एक ऐसा अणु, एक ऐसा मॉलिक्यूल पढ़ा था जिसमें आयनिक बंध भी बन रहा था और आपका कोवेलेंट बॉन्ड भी यानी कि सहसंयोजी बंध भी बन रहा था। इसके बाद आपने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, NO2 जिसका एग्जाम्पल था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसमें आपका उप सहसंयोजी बंध भी बन रहा था तथा सहसंयोजी बंध भी बन रहा था। तो ये उदाहरण कल हमने पढ़े थे कि कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं कैसे बनाई जाती हैं। आज का हमारा टॉपिक है बंध प्राचाल, लंबाई, कोण, ऊर्जा और कोटि। बंध प्राचल का मतलब होता है बॉन्ड पैरामीटर्स, यानी कि जब बॉन्ड बनता है तो उससे कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे कि बॉन्ड की लेंथ कितनी होगी जो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड का एंगल क्या होगा, बॉन्ड की एनर्जी कितनी होगी, ये सारी चीज़ें हमें आज पढ़नी है। तो सबसे पहले अगर बॉन्ड लेंथ की बात करी जाए कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है या बंध की लंबाई क्या होती है, तो जिन दो अणुओं के बीच, या इस तरह कहें कि किसी अणु में दो बंधित परमाणुओं के मध्य यानी किसी मॉलिक्यूल में दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी, फॉर एग्जांपल आपने N2 का एग्जांपल लिया, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिल करके ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, त्रिबंध बनाते हैं। तो वहाँ पर जो दो नाइट्रोजन एटम हैं, जो दो नाइट्रोजन के परमाणु हैं, उनके बीच जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, उसको ही कहा जाएगा बॉन्ड की लेंथ यानी कि बंध की लंबाई। इन्होंने यहाँ पर कार्बन का उदाहरण आपको दिया है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड बनता है, दो कार्बन परमाणु के बीच अगर एकल बंध बन रहा है, तो उसके बीच की दूरी कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर जो है उसके बराबर होता है। इसी तरह से कार्बन और कार्बन के बीच अगर द्विबंध बनेंगे, डबल बॉन्ड बनेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा एटम्स और पास आ जाते हैं, और पास आने की वजह से उनके बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है, कितनी, 1.34 एंगस्ट्रॉम। एंड अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है यानी कि त्रिबंध बन रहा है, तो उस अवस्था में उनके बीच की जो दूरी होगी नाविकों के बीच की, वो कितनी होगी, 1.20 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड की जो लेंथ है वो किस बात पर डिपेंड करती है, बॉन्ड का जो नेचर है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एटम्स का नेचर कैसा है, यानी कि जो परमाणु हैं आपस में जुड़ रहे हैं, जो बंध बना रहे हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, वे एक दूसरे के पास आएंगे। तो इन सारी चीज़ों पर आपका बनने वाला बॉन्ड जो है उसकी लेंथ डिपेंड करती है। साथ ही बॉन्ड की जो लेंथ है उसको निकालने के लिए कि दो परमाणुओं के बीच की जो बंध दूरी है, जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सरे विवर्तन यानी कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड का या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का यूज़ किया जाता है। साथ ही अगर आप इस उदाहरण में देखें तो जैसे जैसे दो परमाणुओं के बीच बंध की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे उनके बीच की दूरी जो है वो कम होने लगती है, यानी कि एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू पर्टिकुलर एटम्स विल इंक्रीजेस, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन देम विल बी डिक्रीजेस। यहाँ पर जो आपकी टेबल दी हुई है इसमें इन्होंने अलग अलग बॉन्ड जो है वो बना करके भी दिखाए हुए हैं कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनके बीच आपस में जब सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं तो उनकी लेंथ कितनी रहती है, ये यहाँ पर बॉन्ड लेंथ आपको दी गई है। इसके बाद सेकंड टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी यानी कि बंध ऊर्जा। बंध ऊर्जा समझना बहुत ईजी है। दो एटम्स के बीच जब इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो शेयर होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं या इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या लिए जाते हैं, तो ये सब कुछ होता है स्थायित्व के लिए यानी कि स्टेबिलिटी के लिए। और स्टेबिलिटी किस चीज़ की, एनर्जी की स्टेबिलिटी यानी कि ऊर्जा का स्थायित्व। तो जब भी दो परमाणुओं के बीच बंध बनता है, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, तो उनके बीच कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है उसी का उनके बीच में बॉन्ड बनता है।
कि भाई हमने तुम्हारे साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं तो तुम हमें इतनी एनर्जी दोगे, हम तुम्हें इतनी एनर्जी देंगे। इस चीज़ का ये बॉन्ड होता है, बंध होता है। और जब हमें दो परमाणुओं के बीच जो बंध बन रहा है उसे तोड़ना हो तो हमें उतनी ही ऊर्जा उस परमाणु को या उस बंध को देनी पड़ती है जितनी कि बंध बनते समय मुक्त हुई थी। यानी कि जब भी आपको बॉन्ड ब्रेक करना होगा तो आपको जो बॉन्ड एनर्जी है उसके इक्वल एनर्जी उन दोनों एटम्स को प्रोवाइड करानी पड़ेगी। देन इसके बाद आप उस बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। उस कंडीशन में उस एनर्जी को कहा जाता है बंध वियोजन ऊर्जा, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे एक एग्जांपल यहाँ उन्होंने दिया हुआ है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जब बॉन्ड बनता है, देखिए हाइड्रोजन का एक एटम है, दूसरा एटम, इनके बीच जब बॉन्ड बन रहा है तो ऊर्जा निकल रही है। नेगेटिव का मतलब एनर्जी कम हो रही, कितनी, 432 किलो कैलोरी पर मोल। एक मोल H2 मॉलिक्यूल बनने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 432 किलो कैलोरी। और जब आप चाहेंगे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक हो जाए, बंध टूट जाए, तो आपको इतनी ही एनर्जी देखिए अपनी तरफ से देनी पड़ेगी। जब किसी भी सिस्टम में एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी नेगेटिव साइन से शो करी जाती है, क्योंकि सिस्टम से एनर्जी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। यानी कि जो आपका पूरा परिवेश है उससे जब ऊर्जा निकलती है तो ऊर्जा की कमी होती है तो उसे नेगेटिव साइन से शो करते हैं। और जब किसी सिस्टम में आप एनर्जी देते हैं, अपनी तरफ से एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो सिस्टम की एनर्जी जो होती है वो बढ़ती है, और बढ़ने के लिए इसको प्लस साइन से शो किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए सेम उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी कि बॉन्ड बनते समय आपको प्राप्त हुई थी, 432 किलो कैलोरी पर मोल। माइनस और प्लस साइन का मतलब जो है वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप पूछ सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि जो बंध की ऊर्जा होती है, बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले बंधित परमाणुओं के आकार पर, यानी कि जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके साइज़ पर डिपेंड करेगी। सेकेंड चीज़ बॉन्ड की लेंथ पर, बॉन्ड की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी। फिर बंध की प्रकृति पर, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, बंध की लंबाई पर का मतलब होता है कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड की लेंथ होगी उतनी ज़्यादा ही एनर्जी होगी, और बॉन्ड की लेंथ जितनी कम होगी एनर्जी उतनी कम। क्यों? क्योंकि बॉन्ड की लेंथ हम कहते हैं वो तब बढ़ती है जब आपके बॉन्ड जो होते हैं उनका नंबर कम होता है। जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या बढ़ती है, बंधों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे उनके बीच की जो दूरी है वो कम होती जाती है, और उनके बीच की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो भी कम होती जाती है। इसको इस तरह से समझिए कि सिंगल बॉन्ड जो होते हैं, यानी जो एकल बंध होते हैं, वो द्विबंध व त्रिबंध के तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण करते हैं। यानी कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड है बंध की प्रकृति, यानी कि बॉन्ड के नेचर पर। वही चीज़ है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, किस तरह का बॉन्ड है। जैसे कि हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, आयनिक जो बंध होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं इन कंपैरिजन टू कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थर्ड, कुछ बंधों की बंध ऊर्जाएं, यहाँ पर इन्होंने देखिए नीचे बंध वियोजन ऊर्जाएं जो हैं दी हुई हैं। कुछ एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उनके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की टेबल आपको दी है, एकल बंध और द्विबंध व त्रिबंध के बीच। अब आप कहेंगे कि सर आपने कहा था कि सिंगल बॉन्ड में कम एनर्जी लगती है और डबल और ट्रिपल में, सॉरी सिंगल में ज़्यादा होती है, डबल और ट्रिपल में कम। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो ये डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं, जब एक बॉन्ड टूट जाएगा उसके बाद जो बॉन्ड बचेगा वो सिंगल बॉन्ड होगा ना, तो दोनों की मिला करके यहाँ ये एनर्जी दी हुई है। इसी तरह से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक दो बॉन्ड टूटने के बाद जो लास्ट वाला बॉन्ड बचेगा उसकी वजह से ये हाई एनर्जी है। तो इस तरह से बॉन्ड की एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, यहाँ पर आपको दी हुई है। बाकी आप बॉन्ड एनर्जी को लेकर या बंध ऊर्जा को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि दो एटम्स के बीच जब बॉन्ड बनता है, सिंगल, डबल या ट्रिपल कोई भी बॉन्ड बनता है, तो उसमें कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा को ही बंध ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। और दो परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध को तोड़ने के लिए, यानी कि जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसे ब्रेक करने के लिए आपको उतनी ही बॉन्ड एनर्जी जो है प्रोवाइड करानी पड़ती है। इन दैट केस दैट एनर्जी विल कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और उस अवस्था में उस ऊर्जा को बंध वियोजन ऊर्जा कहा जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बंध कोण, यानी कि बॉन्ड एंगल्स। ये आप बॉन्ड एंगल यहाँ से समझिए। ऑक्सीजन एटम ने हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाया हुआ है,
तो दो बॉन्ड के बीच में, दो जो कंसेक्यूटिव हमारे एटम्स होते हैं जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो दो बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होता है उसे ही बॉन्ड एंगल कहा जाता है। यानी कि दो बंध के बीच बनने वाले कोण को बंध कोण कहा जाता है। यहाँ पर देखिए HOH वाटर के केस में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 104.5 डिग्री है, मतलब इसके इक्वल होता है। यहाँ पर NH3 में आप देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर ये देखिए, ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये आपका 107 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर भी ये 107 होगा, यहाँ पर भी ये 107 होगा। क्यों? क्योंकि सब समान है, सब एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं। यहाँ पर आइए CH4 109 डिग्री 28 मिनट्स आपने पढ़ा हुआ है। CH4 मीथेन का केस होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मीथेन, अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा हो। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में, मैं ये बता देता हूँ, ये जो हाइड्रोजन एटम आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ये इन दोनों के बीच में नहीं बनता, ये आगे की तरफ इस तरह से निकला हुआ होता है। तो इसके आधार पर, और ये जो होता है ये पीछे की तरफ होता है, तो ऊपर नहीं जा रहा है, पीछे की तरफ है। तो यहाँ पर इनके बीच का जो एंगल है, और यहाँ पर इसके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल, और इनके बीच, सबके बीच का जो कोण है, जो एंगल है, वो 109 डिग्री रहता है। तो ये कहलाता है हमारा बॉन्ड एंगल। अलग अलग एटम्स में बॉन्ड एंगल अलग अलग होता है। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अभी जो आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट हाँ आपको पता होना चाहिए हर एक पॉइंट के बारे में कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, या बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और VSEPR थ्योरी। वेस्पर थ्योरी इसे कहा जाता है। इस थ्योरी में पढ़ेंगे तो आप काफ़ी चीज़ें, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब दो एटम्स के बीच में या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड बनते समय वहाँ पर जिन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग हो रही है या जो बॉन्ड बना रहे हैं, उनको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, यानी कि बंध युग्म इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तथा बंध बनने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन जो हमारे शेष रह जाते हैं, जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट होंगे जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे या नॉन बॉन्डेड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो उस कंडीशन में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके बीच में एक रिपल्शन अराइज होता है, एक प्रकार का प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, और उस प्रतिकर्षण की वजह से, उस रिपल्शन की वजह से, उस मॉलिक्यूल की, उस अणु की जो ज्योमेट्री होनी चाहिए, जो संरचना होनी चाहिए, वो वैसी नहीं पाई जाती है। और इसी के बारे में जो व्याख्या है, इसी का जो डिस्क्रिप्शन है, वो वेस्पर थ्योरी करती है। और इसीलिए इस थ्योरी का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और वेस्पर थ्योरी, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा कि जो साइंटिस्ट थे गिलस्पी और निलहोम, इन्होंने कहा कि किसी अणु की सर्वाधिक स्थायी संरचना वह होती है जिसमें उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है। यानी कि इनके अकॉर्डिंग, जो हमारे दोनों साइंटिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज दैट इन विच वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस मिनिमम रिपल्शन। According to this theory, the geometry of a molecule depends upon following factor। इनके अनुसार जो संरचना होगी वो किस बात पर निर्भर करेगी? 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। सबसे पहली चीज़, अणु के मध्य परमाणु के 72 कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर। यानी कि जो मॉलिक्यूल है उसमें जो सेंट्रल एटम है, जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपना लुईस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाते हैं, तो एक परमाणु को आप बीच में रखते हैं, उस परमाणु को कहा जाता है मध्य परमाणु, यानी कि जो सेंटर में जो एटम रहता है उसको सेंट्रल एटम कहते हैं। तो सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं, इस बात पर सबसे पहले तो ज्योमेट्री डिपेंड करेगी, क्योंकि वही चीज़ डिसाइड करेगी कि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए साइड वाले जो परमाणु हैं, साइड के जो एटम्स हैं, उनसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है। सेकेंड चीज़, इलेक्ट्रॉन के बंध युग्मों की संख्या पर, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड पेयर बनाने में पार्टिसिपेट किया हुआ है, बॉन्ड को बनाने में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नंबर्स पर, कि 1 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर है। एंड थर्ड, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो नॉन बॉन्डेड हैं, नॉन बॉन्डेड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स पर डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो रिपल्शन होता है
रिपल्शन का जो सीक्वेंस है, कह रहे हैं सबसे कम रिपल्शन जो पाया जाता है वो पाया जाता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों के बीच। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बंध बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दो न्यूक्लियस से जुड़ जाता है, और दो न्यूक्लियस से जुड़ जाने की वजह से उसमें जो रिपल्शन है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। यानी कि दो नाभिकों के बीच जब इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाता है, जब बंध बन जाता है, तो बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण सबसे कम होता है। और सबसे ज़्यादा कब होता है? जो आपके इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि जिन इलेक्ट्रॉनों ने बंध नहीं बनाया है, उनमें सबसे ज़्यादा जो होता है रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण पाया जाता है। तो उसके हिसाब से सीक्वेंस देखिए क्या हुआ। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सबसे ज़्यादा रिपल्शन शो करेंगे, उससे कम करेंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यानी कि कहीं पर सिर्फ लोन पेयर प्रेजेंट है तो सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, सबसे ज़्यादा रिपल्शन है, सबसे अधिक प्रतिकर्षण है। कहीं पर एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर है तो प्रतिकर्षण थोड़ा कम हो जाता है, रिपल्शन थोड़ा कम हो जाता है। और कहीं पर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर ही है सिर्फ, तो सबसे कम रिपल्शन होगा, सबसे कम प्रतिकर्षण होगा। यानी कि जब आबंधित युग्म और आबंधित युग्म उपस्थित होंगे तो उस अवस्था में सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण पाया जाता है, जबकि आबंधित युग्म और बंधित युग्म के बीच सबसे कम और उससे भी कम सबसे लीस्ट जो होता है वो होता है बंधित युग्म और बंधित युग्म के बीच में। ये जो थ्योरी है ये आपको जब एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको और बेटर से समझ में आएगी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर मैं आपको दो एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ। एक हम पढ़ेंगे CH4 यानी कि मीथेन का एग्जाम्पल, और एक हम पढ़ेंगे H2O यानी कि वाटर का एग्जाम्पल। नॉर्मल कंडीशन में अगर आप देखें तो CH4 जो होता है वो टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय उसकी संरचना होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और H2O का होना चाहिए लीनियर क्यों होना चाहिए भाई? ये ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, इस तरह से इनके बीच का एंगल जो होना चाहिए वो होना चाहिए 180 डिग्री। और वहीं पर कार्बन के साथ क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर कार्बन की बात करें तो कार्बन सेंट्रल एटम है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये चारों इलेक्ट्रॉन ही एक एक हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहे हैं? बॉन्डिंग कर रहे हैं, बंध बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें बॉन्ड पेयर कितने उपस्थित हैं? बॉन्ड पेयर कितने प्रेजेंट हैं? 4। लोन पेयर कितने प्रेजेंट हैं? 0। यानी कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो सारे कैसे होंगे? बंधित होंगे। बंधित होने का मतलब बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बंधित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा? ऑलमोस्ट निल, यानी कि लगभग होगा ही नहीं। इस वजह से जो इसकी संरचना होती है वो जैसी है वैसी, मतलब जैसी होनी चाहिए वैसी ही पाई जाती है। इसकी संरचना टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय होनी चाहिए, तो इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना पाया जाता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन अब बात करते हैं वाटर की। वाटर के केस में आप सेंट्रल में देख रहे हैं ऑक्सीजन को, और हमारे अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम रहने, तो दो विपरीत दिशा में ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होना चाहिए। और जो संरचना होनी चाहिए वो रेखीय, हिंदी में कहते हैं इसकी संरचना कैसी होनी चाहिए? रेखीय संरचना होनी चाहिए, यानी कि लीनियर होनी चाहिए ज्योमेट्री। बट जब हम इसको स्टडी करते हैं इसके स्ट्रक्चर को, तो देखिए होता क्या है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, जिसकी वजह से 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में उपस्थित होते हैं, जिसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेता है? बॉन्डिंग कर लेता है। इस तरह से बॉन्डिंग कर लेगा, और इस तरह से हमारे अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए। ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गया, और लीनियर स्ट्रक्चर हो जाने की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, और संरचना होनी चाहिए रेखीय। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर ये क्या है? लोन पेयर। ये क्या है? लोन पेयर, यानी कि दो इसके पास अबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। बंधित इलेक्ट्रॉन कितने? एक इधर एक पेयर इधर,
और साथ में क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर 2 लोन पेयर पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री में क्या हो जाता है, रिपल्शन, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण की वजह से जो एंगल है वो कम हो करके ये संरचना ये ना पाई जा करके क्या संरचना पाई जाती है, ध्यान से देखिएगा, ये होता है हमारा ऑक्सीजन, और ये जो हाइड्रोजन है सीधे ना जा करके कुछ इस तरह से आकर के जुड़ जाते हैं, और जो लोन पेयर हैं वो यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। और इस कंडीशन में इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच का जो एंगल है वो घट करके रह जाता है 104 डिग्री। तो ये जो डिस्टॉर्शन हो गया, ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी, लीनियर, रेखीय संरचना होनी चाहिए थी वाटर मॉलिक्यूल की, लेकिन क्या यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाए जा रहे हैं, 2 आबंधित युग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इसकी संरचना में क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण की वजह से इसकी संरचना में परिवर्तन होता है, और परिवर्तित होकर के जो संरचना रेखीय होनी चाहिए थी वो रेखीय नहीं रह जाती है, और कुछ वी शेप की संरचना, हमें यहाँ पर उल्टा वी कहते हैं, तो उल्टा वी टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो हमें वाटर में देखने को मिलता है। और इस वजह से वाटर के मॉलिक्यूल में, जल के अणु में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना हो जाता है, 104 डिग्री। तो यही है हमारी विस्पर थ्योरी। आज के एक्सप्लेनेशन को इतना ही रख रहे हैं, इसके 1-2 एग्जाम्पल जो हैं और हम कल करने की कोशिश करेंगे, मतलब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। अभी आप जो है सिर्फ इस एग्जाम्पल को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्यों और कैसे कहाँ पर चेंज आ रहा है। मेन बस आपको अपना जो लाइन मैंने बताई थी कि सबसे ज़्यादा पाया जाएगा लोन पेयर के बीच, जब लोन पेयर प्रेजेंट होगा, उससे कम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, और सबसे कम जो रिपल्शन होता है वो होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। तो जो आपने CH4 का एग्जांपल देखा था वहाँ पर सिर्फ बॉन्ड पेयर पाए जा रहे थे, यानी कि बंधित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे, जबकि वाटर के केस में 2 जो हैं यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट हैं। लोन पेयर को अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है और बॉन्ड पेयर को बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। ओके क्लास, थैंक यू।